जय हिंद। तो आइए आज हम लोग सीरीज 3 में हैं, पार्ट 3 देखेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन को हमेशा सोल्व किया और 25 क्वेश्चन का ये वीडियो है। और हर बार यह वीडियो 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप कुछ सीख सकें, क्योंकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व किया जाए शॉर्ट तरीके से और थ्योरी के साथ। जैसे हमने आपको बताया कि अगर मैं कोई क्वेश्चन लूं और उस पर थ्योरी बोलूं, थ्योरी को समझाऊं और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो हमें लगता है कि अगले सेट अगर आप देखेंगे या अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे या आप एग्जाम दीजिएगा तो मुझे लगता है कि वही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, या अगर वह क्वेश्चन नहीं भी मिलेगा तो उस टाइप पे मिलेंगे, तो आपसे बहुत ही आसान तरीकों से बन जाएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें, अंत तक सीखने का प्रयास करें। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक करने वाले हैं और यह 100 तक लेके जाएंगे अगले वीडियो में। फिर तो इस तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी आप हमसे जुड़ेंगे तो एग्जाम तक आपको लगभग कम से कम मिला जुला करके 500, 600, 1000 के आसपास क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका ग्रोथ होगा। लगेगा कि नहीं, अब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 वो भी करेक्ट होना चाहिए। सही बनाना अलग बात है और 50 में 50 सही करना अलग बात है। तो आप क्या चाहते हैं कि 50 में 50 बना के आना है या सही करके आना है? यदि आप चाहते हैं कि आप कमज़ोर हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस को मैं सोल्व करता हूँ ना, उस थ्योरी को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। जो मैं अभी पहले पिछले वीडियो में जो थ्योरी मैं रिपीट कर चुका हूँ, अगर वो क्वेश्चन इसमें आएगा तो इसमें सिर्फ बोल करके हम लोग काम करेंगे। जो हमसे रेगुलर जुड़ा रहेगा उससे फ़ायदा करेगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 75 तक, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आसान हो भारी हो, सारे पर हम लोग डिस्कस करके देखेंगे, समझेंगे। और आप खुद जज कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन पहले से जानते हैं, क्या जो हम बता रहे हैं वो दोनों में अंतर है या फिर सेम है। और अगर आपने सीखने का प्रयास नहीं किया तो फिर बेकार है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे भी एग्जाम में आ जाए आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं मैथ का क्वेश्चन कुछ करा लूँगा, फिर मैं साइंस वाला स्टार्ट करूँगा पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो 51 नंबर सवाल कहता है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या है। तो बताइए, मैं पीछे क्लास में भी बताया आपको। तो मैंने कहा कि दूरी सूत्र अगर निकालना हो तो होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपके पास दो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु है आपका 2,3 और दूसरा बिंदु है आपका -2,3। तो हम जानते हैं इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। x1 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस x2 का मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y1, तो y1 का जगह पर मेरा हो जाएगा 3 और -3 का स्क्वायर। आप देखेंगे तो 3 में 3 गया तो 0 का स्क्वायर 0, उसको लिखना ही नहीं है। और माइनस प्लस 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। नेक्स्ट सवाल को देखिए, क्योंकि ये सब में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तो आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, सुन लीजिए, सीख लीजिए इस पर, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि सुन दो द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यकों का योग बोलेगा तो बोलेगा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो बोलेगा c/a। क्लियर। यहाँ से a का वैल्यू निकलता है 1, यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा -1 और c का वैल्यू 4। ये सब वैल्यू को लिखना, आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसे लिखना नहीं है, पर कैसा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, माइनस b का मान भी 1 है माइनस में, है ना, और बटा में 1, तो आंसर हो जाएगा प्लस में 1, प्लस हो जाता है। चलिए तो अगले सवाल को देखेंगे। इस टाइपिंग पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे बना लीजिएगा और जुड़े रहिए। दर्शकों से कहते हैं कि जरा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि
लोग देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, जिनको एग्जाम देना है, कम से कम मेरा वीडियो उनके पास भी पहुंचना चाहिए, है ना। तो आप जरूर शेयर कीजिए, कम से कम 2 से 5 से 10 लोगों के पास कम से कम शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो उन तक पहुंचे और यह वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा सकें। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 53 नंबर सवाल का था, यदि एल समांतर एम हो तब डी का मान क्या होगा। देखिए कितना समझाया गया है। कहता है कि ऐसा दिया हुआ है और ये एल है और ये एम है, ये समांतर है और ये दिया गया है 3D प्लस में 50 डिग्री और इसमें लिखा हुआ है 2D और प्लस में 20 डिग्री। देखिए अभी इस पर थोड़ा सा थ्योरी 2 मिनट सुन लीजिए, है ना। कुछ थ्योरी नहीं है। दो समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखा को एक त्रिअक्षीय रेखा काटती है तो संगत के कोण बराबर होते हैं। तो संगत का कोण ऊपर वाला का ऊपर वाला और नीचे वाला का नीचे वाला होता है ना। जैसे देखिए ध्यान से, मैंने इसको क्या संगत कोण कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोनों समांतर रेखा है तो 1 का संगत 5 हो जाएगा, 3 का संगत 7 हो जाएगा, 2 का संगत 6 हो जाएगा, 4 का संगत 8 हो जाएगा। ये संगत होते हैं, है ना। एकांतर कहेंगे तो 1 का 8 हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, वो एकांतर होता है। और सम्मुख कोण कहेंगे तो आमने सामने वाला सम्मुख कोण होता है। लेकिन देखिए तो ना संगत है, ना सम्मुख है, ना एकांतर है ना। ना संगत है, ना सम्मुख है, ना एकांतर है। तो हम जानते हैं कि ना संगत है, ना सम्मुख है, ना एकांतर है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लीजिएगा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर बने, देखिएगा, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे लिख लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, 3D प्लस 50 और प्लस 2D प्लस में 20 बराबर 180। इसे तुरंत सोल्व कर लीजिए। 3 और 2 हो जाएगा 5D, जो भी लिख दीजिए 180। 50 और 20 70 प्लस में, तो इधर लाइए माइनस में, तो 5D बराबर हो जाएगा 110 और 22 पचे दहोतल से आपका आंसर हो जाएगा 22 डिग्री, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि प्रोबेबिलिटी, 54 नंबर देखिए ध्यान से, 54 नंबर सवाल को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 54 नंबर सवाल कहता है यदि कोई घटना ई हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मान क्या होगा। तो पहले ही पढ़ा रखे हैं कि इसका मान हमेशा 1 होता है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है साइन पाई बाई 4 है ना प्लस कॉस माइनस में पाई बाई 4, क्लियर। तो पूछा इसका मान क्या होगा। तो हम पढ़ा चुके हैं आपको कि पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री का होता है ना। त्रिकोणमिति का वीडियो पढ़ा हुआ, वहाँ पढ़ा रखा हूँ मैं। तो बोलेगा साइन पाई बाई 4 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री और कॉस 180 में दीजिएगा 4 से भागा तो 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0 आ जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्वेश्चन नंबर 56, ये सूत्र होता है ना। ये सूत्र है किसका, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, है ना। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघातीय समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल्य अल्फा और बीटा हो, अल्फा और क्या हो, बीटा हो, ध्यान देना है, अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तब आपसे पूछा गया है तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब तब पूछा गया आपसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। जरा गौर से सुनिएगा, आराम से बन जाएंगे। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा या अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा या अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा, कुछ भी पूछ दिया जाए, आप सिर्फ क्या करेंगे, दिए गए मान से आप अल्फा प्लस बीटा का मान और एक बार अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में करना सीखिए। तो यहाँ डायरेक्ट बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े हम लोग माइनस बी वाई है। अगर दिक्कत है तो आइए एक बार समझा देते हैं।
ए बराबर यहाँ सी होगा, बी बराबर यहाँ माइनस बी है और सी बराबर यहाँ ए है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बाई ए, माइनस बी का मान भी माइनस में ही है तो लिख दीजिए माइनस, ए का मान सी है तो सी दिए, यानी आंसर हो जाएगा बी बटा सी। यानी याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आया बी बाई सी। अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे तो निकालना है सी बाई ए, तो सी का मान देखा जाए तो ए हो जाएगा और ए का मान देखा जाए तो सी हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा का मान हुआ है। आपसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, नोट करते चलेंगे, अगला में काम आएगा आपको। तो मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो बस इसी में सेट कर दीजिए, ए को अल्फा बोलें बी को बीटा बोलें, कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा ए बी, अल्फा को ए बीटा को बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप भी लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। अब पुट करिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का मान आपने पढ़ा बी वाई सी, तो यहाँ लिखेंगे बी वाई सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिखेगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान है ए वाई सी, तो हो जाएगा ए वाई सी, हो जाएगा बी स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2a बटा सी, एलसीएम हो जाएगा सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो बी स्क्वायर और 2c में से एक सी जाएगा तो बचेगा एक सी, तो यहाँ हो जाएगा 2ac। आप देखिए आपका ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर, तो मिलाइएगा तो आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर ऑप्शन ए में साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। क्वेश्चन नंबर 58, देखिएगा 58 नंबर सवाल का था कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। याद करना, किसी का भी शून्य पूछा जाए आपसे डायरेक्ट उस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य पूछा है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए और जितना फास्ट हो सके उतना हल कर दीजिए। तो x बराबर 3 बटा हो जाएगा 4, है ना, और स्क्वायर में तो जानते हैं कि प्लस माइनस रूट में होता है, तो x बराबर प्लस माइनस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में 4 का वर्गमूल 2, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ना एक बार प्लस के साथ हो जाएगा और एक बार माइनस के साथ हो जाएगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, है ना। इतना मैं लॉन्ग जो किया हूं ना, इतना करना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। 59 सवाल का था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम जानते हैं बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना फॉर्मूला ही होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, बहुत सारा फॉर्मूला मैं लिखवा रखा हूं आपको। देखिए एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे अगर हमसे कोई पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा तो तुरंत बोल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल देंगे, इसीलिए इसे याद रखिएगा। अगला है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमसे सेक स्क्वायर थीटा बोलेगा तो बोलेंगे इन्हें माइनस में तो प्लस में, तो बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम जानते हैं कि प्लस में तो माइनस में लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा और इधर माइनस में 10 तो उधर प्लस में 10 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया होगा कहाँ से आया है। और तीसरा आप याद रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस चीज को आप समझने के लिए नोट कर लीजिए क्योंकि इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, प्लस माइनस उलट पुलट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सवाल को अगर देखा जाए तो 60 नंबर सवाल सिर्फ सूत्र पूछा गया है जैसे कि अभी पूछा गया। अगला सवाल क्या कहता है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बताया गया है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसी को सजा के लिख दिया गया है थीटा बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन में मिल जाएगा लिख लीजिए। अगला सवाल कहा गया है क्या 6/15 क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो 6/15 के बारे में पूछा है कि ये शांत है या अशांत है, इसके बारे में पूछा गया है। आप याद रखिएगा हमेशा कि शांत कैसे पहचानेंगे और अशांत कैसे पहचानेंगे, वो भी बिल्कुल कुछ ही सेकंड में।
जो भी संख्या दिया रहे, जो भी मान दिया है, अगर कटता है तो पहले उसे काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, मानक रूप में होती है। तो जल्दी से इसे काटिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, कट गया। तो कट करके जो आया है ना, उसके सिर्फ नीचे में देखना है आपको, हर में देखना है, अंश से कोई मतलब नहीं है। अगर हर में ना बुआ 5 रहेगा या सिर्फ 2 रहेगा या फिर 5 और 2 का गुना का रूप में रहेगा अगर कभी भी, तो आप बोलेंगे हमेशा कि यह राशि शांत है। ऊपर में कुछ भी हो, मैंने अंश में कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। याद रखना, अगला सेट में आएगा क्वेश्चन, मैं इसे बताने वाला नहीं हूँ। फिर सुनिए, मैंने कहा कि 5 रहे, 2 रहे या 5 गुना 2 रहे, अगर 5 भी है और साथ में 3 भी है तो उसे बोलेंगे वह अशांत होगा। तो जल्दी बताइए, हर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 दिखाई दे रहा है, तो हमेशा बोलेंगे कि अशांत होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होंगे, शांत दशमलव होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए तो ध्यान देते हैं। हाँ देखिएगा, आप 62 नंबर सवाल देखिएगा, 62 में क्या कहता है? कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 के मूलों का योग। मूल का मतलब वही होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, उसका योग पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी बताया माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का मान यहाँ देखिए माइनस में 4 है तो माइनस 4 दे देंगे, और ए का मान यहाँ 1 होता है तो 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। तो देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है 64 नंबर में, सॉरी हाँ 63 नंबर में देख लीजिए एक बार, पहले समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है? बीटा है, तो आपसे मान जानते हैं किसका पूछा है? आपका मान पूछा है अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स। तो चलिए मेरे साथ समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको, ये समझ में नहीं आ रहा हो। इसका अर्थ होता है, सुनिएगा, इसका अर्थ होता है कि अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है बटा, 1 बटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने इसका मान नहीं निकालना है आपको, अब इसका मान निकालना है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इस फॉर्म में कभी रहे तो निकालना हो तो सबसे पहले एक बार निकालेंगे शून्यकों का योग और एक बार निकाल देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो जल्दी से a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट बोलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान भी माइनस में 4/1 बराबर, डायरेक्ट बोले 4। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 2/1 बराबर हो जाएगा 2। क्लियर? अब जिसका मान निकालना है ना उसे सोल्व कर दीजिए। तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तो जल्दी से इसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा आएगा, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा तो अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा स्क्वायर। और अभी अभी आपने निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो फिर बेकार पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। क्लियर ना? तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए तो क्या है, इसे सोल्व कीजिए ना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान 2 हो जाएगा। तो सोल्व करके क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 दूनी 4 और बटा में 2, तो आप घटाइएगा तो आएगा 12, 2 से भाग दीजिएगा, 2 छक्का 12, तो आपका 6 आंसर आएगा। देखिए किसी ऑप्शन में है 6, चलिए ऑप्शन नंबर डी में 6 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक बार नोट कर लेंगे ये लोग को, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बनाएंगे, इस पर जितना भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए, टाइम बर्बाद नहीं करना, बीच में फालतू बातों से हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को पढ़ना है ज़्यादा और मेरे पास है समय कम, इसलिए थोड़ा सा करना होगा एक्स्ट्रा प्रयास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था, चलिए 64 देखिए। 64 में क्या कह रहा है, बाई -5 बराबर 0। क्लियर है ना? तो इसकी आलेख कैसी होगी, इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। देखिए तो रैखिक न है,
हमने पहले ही बताया था, जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसका आकार आलेख प्रवलयाकार होगा, लेकिन जिसका घात 1 होगा उसका आकार कैसा होगा? रैखिक होगा। आंसर बोलिए रैखिक। खत्म। चलिए, इस हम क्वेश्चन में कोई दम नहीं, फूंक दीजिएगा उड़ जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखिएगा 65। 65 में क्या कहा है? कहा यदि 2k माइनस वन, ध्यान दीजिएगा, आपका लिखा हुआ क्वेश्चन देखते रहिए आप। के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है, तो k का मान ज्ञात करें। आप क्या करिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखिए। अगर आपका सोल्व हो जाता है तब आप बिल्कुल सही हैं, और नहीं सोल्व हो जाता है तो हमारा हर प्रत्येक वीडियो देखने की आपको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो जल्दी से इसे सोल्व कर लीजिए और अपने आप से एक होता है ना कि हम खुद बनाते हैं तो सही चल जाता, तो लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ। तो आप खुद से बनाइए एक बार। अगर नहीं बनता है तो आज से एकदम प्रण ठान लीजिए कि रेगुलर रहेंगे। बन जाता तो भी रेगुलर रहना है। देखो इधर, ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, ये बिंदु है आपका, और हम जानते हैं कि नियामक कोई बिंदु दे दिया, कहता है कि ये दोनों बिंदु इसका हल है, तो मुझे तो पता ही ना हो गया कि x का मान ये है, y का मान ये है। बस पुट कर दीजिए 10x माइनस 9y बराबर 12, तो 10 x का मान डालिए तो x का मान आ जाएगा 2k माइनस 1 और माइनस 9 गुने y का मान डाल दीजिए k बराबर 12। जितना जल्दी आपको सॉल्यूशन करने आएगा उतना जल्दी होगा, सोल्व करने नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो करिए 10 दूनी 20 के, 10 गुना माइनस 1 तो माइनस 10, माइनस में हो जाएगा 9k बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 11k बराबर 12, माइनस में तो प्लस में 10, तो 11k बराबर 22, तो k का मान क्या हो जाएगा? 2। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, है ना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। जो जितना मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है। ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम कीजिएगा तो कम मिलेगा। मेहनत तो लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 का विवेचक क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट। हम पहले ही बता चुके थे विवेचक के बारे में कि a बराबर 5, b बराबर 7, d बराबर c बराबर माइनस 9। तो विवेचक के बारे में पहले ही बता रखा है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चलिए, तो b का मान यहाँ डालेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू a का मान 5 और c का मान माइनस में 9। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20 और 2 9 18, 180 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ हो जाएगा फिर 9 बराबर 2 हाथ में 1 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 300 229, है ना। मिला लीजिएगा आपका आंसर। अगला सवाल देखेंगे और समझेंगे, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 देखिएगा ध्यान से। कहता है कि x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होगा। तो बताइए, मूल वास्तविक और भिन्न के लिए मैं शर्त पढ़ा रखा हूं आपको कि मूल वास्तविक और भिन्न तब होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है किससे? 0 से, है कि नहीं। तो b का मान डालिए ना, a का मान यहाँ 1 है, b का मान यहाँ 4 है, c का मान यहाँ 1 है, k है। तो बस सबसे पूछा है k का वैल्यू क्या होगा, सॉरी हाँ k के किस मान के लिए, बस इसको हल कर दीजिए। b का मान 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 1, c का मान k, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4k और ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर, तो 16 रहेगा और यहाँ पर माइनस में तो उधर प्लस में लेके चलिए, है ना। तो आ जाएगा 4 चौका 16, 4 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 4। अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, तो इसी को देखिए, अगर ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी को, तो 4 के तरफ बड़ा हुआ है, तो इधर 4 को ऐसे कर दिया गया है, k को इस तरीके का कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। ये तो शर्त है ना, अगर कहता शून्य मूल समान एवं बराबर कहता तो बिल्कुल इस तरीके से लेके चलते। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, 68 नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता है
कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पढ़ा रखा हूँ आपको पहले भी, है ना, इसे रिवीजन हो जाता है कि अगर कोई संख्या 1 + 3 + 5 + 7 अगर कोई विषम संख्या है तो इसका योग क्या होता है। तो 7 5 12, 12 1 13, 13 3 16। तो 16 कैसे आया, तो 16 आया जानते हैं कैसे, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर किए, 4 क्या है तो n है, यानी n का स्क्वायर किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, n²। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 4, 7, 10, यहाँ जो 14 है ये गलत है, ये 4 होगा, ठीक है, प्रिंट हो गया गलत से। देखिए ध्यान से, 4, 7, 10, डॉट 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 का 18वें पद के बारे में पूछ रहा है कि 18वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 18वां पद क्या होगा, तो ध्यान सुनिएगा। ठीक, हम जानते हैं कि a का मान 4 है और d निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं तो d का मान 3 आ गया। हमसे पूछा गया 18वां पद, तो 18वां पद को हम लोग शॉर्ट में बनाने के लिए बताए थे कि a + 17d भी लिख सकते हैं, है ना, या आप a + n - 1 × d भी कर सकते हैं। तो ये कहीं करेंगे जब इससे क्वेश्चन बन ही जाता है तो a का मान डाल दीजिएगा 4 और +17 और गुने d का मान डाल दीजिएगा 3, तो हो जाएगा 4 और 17 × 51, 51 4 55। आपका किसी ना किसी ऑप्शन को आप 55 कर लेंगे क्योंकि आपका ऑप्शन में 55 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही प्रिंट गलत हो गया था। क्लियर, तो आपका ऑप्शन किसी को 55 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को 55 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को 55 बना लीजिए, या किसी को 55 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप समझिएगा, सीखना है ना। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर सिर्फ थ्योरी पर है। क्वेश्चन कहा गया कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप के बारे में 2 मिनट सुन लीजिएगा, समरूप के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे, है ना, और सर्वांग समता के बारे में सुन लीजिएगा। सर्वांग समता, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं जब इसकी संगत भुजा बराबर, संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती एवं संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। याद रखिएगा कि समरूप हम तभी कहेंगे जब दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और उनका संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि संगत भुजा बराबर हो, संगत भुजा क्या हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान देना कि इसमें भुजा समानुपाती, इसमें कोण बराबर, और इसमें भुजा बराबर और कोण भी क्या होगा, बराबर। लेकिन अब थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट, जब छेड़ ही दिए तो पूरा छेड़ते हैं। समरूप का मतलब होता है कि आकृति दोनों का समान हो और माप बराबर हो या ना हो, उसे समरूप कहेंगे। और सर्वांगसम आकृति कहेंगे कि आकार भी समान हो और माप भी समान हो, अर्थात एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी ढक लेती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग समता कहेंगे। आगे जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 70 को आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। लिखा गया सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों, तो कोई बड़ा भी हो सकता है त्रिभुज और कोई छोटा भी हो सकता है, और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर समबाहु होता है, तो सभी में भुजा बराबर है तो ये समबाहु है। मैंने क्या कहा अभी आपको कि देखने में एक जैसा लगेगा, माप बराबर हो या ना हो, तो जैसा भी समबाहु बना लीजिए हमेशा समरूप होते हैं। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे 71 को, तो 71 को ध्यान दीजिएगा, तो लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है मेरे पास, अगर आप पढ़े होंगे ज्यामिति तो दिखाया गया है कि ABC कोई त्रिभुज है और BC के समांतर DE है, BC के समांतर DE है, और कहा गया है कि AD/DB बराबर 5/3। तो बताइए AE/AC का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम समझना अच्छे तरीके से, एक लाइन में आंसर
कि जब एक त्रिभुज में कोई भुजा समांतर होती है ना, तो थेल्स प्रमेय का रूल लग रहा है ना, कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, थेल्स प्रमेय है। तो इन दोनों बिंदुओं पर इसको विभाजित करती है। तो याद रखिएगा कि जैसे इधर अनुपात होता है वैसे ही इधर अनुपात होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है AD बटा DB, मतलब AD बटा DB छोटा बटे छोटा का मान दिया हुआ है 5/3, तो लिख देंगे 5/3। तो मैंने क्या कहा कि जब ऐसा होगा तो अगर ये छोटा बटा छोटा 5/3 है तो इधर भी हो जाएगा 5/3। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कहा है, AE बटा AC का मान बताइए, AE बटा AC का मान बताइए। A से लेके E तक का मान कितना है, 5, तो लिख दिए 5। और A से लेके C तक का मान क्या है, A से लेके C तक में 5 + 3 तब ना होगा AC, तो हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 5/8। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल को। देखिए एकदम क्वेश्चन एकदम फिक्स हो गया है, सब क्वेश्चन कभी भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल क्या कहता है कि माइनस में 3, -2 किस चतुर्थांश में है। तो -3, -2 तृतीय चतुर्थांश में है, तीसरा चतुर्थांश में है। आपका आंसर हो जाएगा 3। आइए इसको समझते हैं कि क्यों तीसरा होगा। तो हम जानते हैं और पढ़ा रखे हैं आपको पहले से भी, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। आप उसको अगर पढ़े होंगे, हमारा पहला लेक्चर सुने होंगे, पहला लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है। बोला था कि इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। हमने कहा था इसको धनात्मक अक्ष कहा जाता है ना, प्लस में बोलते हैं, इसको माइनस में बोलते हैं, इसको प्लस वाला अक्ष बोलते हैं, इसको माइनस वाला अक्ष बोलते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि सब में x और y होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, पहले x होता है बाद में y, फिर पहले x होता है बाद में y होता है। इसके चिन्ह के बारे में हमने चर्चा किया था कि अगर प्रथम चतुर्थांश है तो प्रथम चतुर्थांश जिसके अंदर है उसका दीवार देखिए धनात्मक है, तो x अक्ष वाले को हम बोलेंगे बाबू x, x डैश, y, y डैश। तो हमने बताया था x अक्ष वाला प्लस पहले होगा और y अक्ष वाला बाद में। यानी याद रखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में हमेशा प्लस प्लस होता है। दूसरा में आएंगे तो देखिएगा कि x और y, x वाला माइनस में y वाला प्लस में, तो पहले हम x वाला लिखते हैं बाद में y वाला लिखते हैं, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए दूसरा चतुर्थांश हमेशा हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। तीसरा में आएगा तो x अक्ष वाला भी माइनस और y अक्ष वाला भी माइनस होगा, और हम जानते हैं कि पहले x लिखा जाता है बाद में y, तो माइनस माइनस दोनों का हो जाएगा, इसलिए तीसरा चतुर्थांश हमेशा हो जाएगा माइनस माइनस। चौथा में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर चौथा में अगर ध्यान दिया जाए तो, अरे उल्टा लिख दिया गया है, चलिए तीसरा है ये चौथा है, ठीक है ना बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, समझिए। तो चौथा में अगर आइएगा तो पहले ये मिलेगा आपको, एक मिलेगा, मतलब x पहले y बाद में, तो x वाला प्लस हो जाएगा और y वाला माइनस हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रटना क्यों है, इसको सीख लीजिए अभी, अगला सेट में कभी भी आएगा। अरे हम 500 से 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, तो उतना क्वेश्चन करवाएंगे तो इतना जरा एक बार रिपीट होगा, हर सेट में ये क्वेश्चन आएगा, तो कभी अगला बार मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे आपका 3 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 में होता है, अंक से कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 73 नंबर। 73 नंबर सवाल कहता है कि 3 बिंदु संरेखी होंगे, यदि उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सुन लीजिए एक मिनट ध्यान से, कि 3 बिंदुएं संरेखी होती है ना, 3 बिंदुएं संरेखी होती है, संरेखी होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल बराबर 0, क्षेत्रफल 0 होता है। अब जान लीजिएगा कि 3 बिंदुओं से बना जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बाबू 1/2 इंटू x1 को झापिए तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 को अभी झापेंगे तो यहाँ हो जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा यहाँ x3 को झापिए
तो हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। देखिए इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। ऐसा नहीं कि मैं अगला बार इसको बताने जा रहा हूँ, बस मैंने एक बार लिख दूंगा कैसे निकालेंगे। तो एक बार x को झापिएगा तो बाई 2 माइनस बाई 3, एक बार x2 को झापिएगा तो हो जाएगा बाई 3 माइनस बाई 1, एक बार x3 को झापिएगा तो हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप अब हमारी बातों को सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल को देखते हैं। टाइम बचाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन पर निर्भर करेंगे। अगर ऑप्शन में 1 कोसेक नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है ना, बहुत सारा सूत्र होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पे 1 कोसेक हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हो जाएगा 1 कोसेक साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ओके, तो याद भी आप कर लोगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहां पर आप कर दीजिएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इन्हीं से आप इसको निकाला गया है। साइन पूछे हैं तो 1 कोसेक हो गया है, गुना में तो भाग में, है ना। चलिए 75 नंबर सवाल को देखिएगा। 75 नंबर सवाल कहता है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप अगर गौर से देखिएगा तो थीटा का मान यहाँ कट करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान अगर डालेंगे 30 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। एक बार मान सारणी आप याद कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर मान सारणी आ गया होगा। आप एक बार मान सारणी एक बार याद कर लेना, एकदम 100% लिख करके एक बार याद कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि हम याद कैसे करें, सीखें कैसे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। आप जाइए, मेरे यहाँ साईं बाबा का लोगो आया होगा बगल में, वहाँ पर क्लिक कीजिए और माई वीडियोज़ पर जा करके आप या प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरे पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इस मान सारणी का भी वीडियो मैं पढ़ा रखा हूँ और बना रखा हूँ, क्योंकि इस मान सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, और जो एग्जाम में हमेशा रिपीट करते रहते हैं, है ना। तो अभी तक का हम लोग का 75 का स्कोर गया है, और अगले वीडियो में हम लोग 100 तक लेके चलेंगे। फिर अगला सेट आएगा, फिर 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन, जिससे ज़्यादा जल्दी फास्ट हम ना करें और क्वेश्चन का थ्योरी भी दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबा हो जाए और फिर हम कुछ सीख ना पाएँ, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आई होप हमारे वीडियो को आज समझे होंगे, सीखने का प्रयास किए होंगे। चलते हैं और देखते हैं अगले क्लास में हम लोग पूरा सीखेंगे और 100 तक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और जो भी दिक्कत होगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा मैं। आप कमेंट बॉक्स पे अपनी समस्या को लिखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।